अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले पिथौरागढ़ की और चंपावत की, जहां पर लाइफलाइन आज भी पूरी तरह से बंद है। स्वाला के पास में लगातार हो रही लैंडस्लाइड के कारण ऑल वेदर रोड को लगातार दूसरे दिन भी बंद किया गया। बॉर्डर पर अहम हाईवे बंद होने से लोगों को खासी परेशानी भी उठानी पड़ी। एनएच हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर्स के कारण काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। 13 सितंबर को बारिश के बाद में 90% मौकों पर ऑल वेदर रोड बंद ही रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर भूस्खलन हो रहा है और पहाड़ी से मलबा नीचे गिर रहा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये वही रोड है जो कि पिछले कई दिनों से बंद है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता विजयवर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड और बार बार मलबा आने के चलते कई बार ये रास्ता पहले भी ब्लॉक हो चुका है। अब एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, क्या अपडेट है? 13 तारीख की जो बारिश थी इस बार, उसके बाद लगभग 90% मौकों पे हैं ये बॉर्डर का जो हाईवे है ये बंद रहा है। स्वाला की जो पहाड़ी है वो सबसे खतरनाक बनी हुई है, लगातार पहाड़ी दरक रही है। हालांकि एनएच ने मशीनें वहां पर तैनात की हैं, लोगों को भी वहां पर तैनात किया गया हाईवे को खोलने में, लेकिन उन्हें कोई बहुत खास सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण जो रास्ते को ठीक करने का काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। बीते 2 दिनों से प्रशासन ने पूरी तरीके से आवाजाही यहाँ पर ठप की हुई है, बंद की हुई है, ताकि रास्ते को बेहतर तरीके से खोला जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात जमीन में दिख रहे हैं उससे इतना आसान ये काम लग नहीं रहा है। बॉर्डर का हाईवे बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, खासकर चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों जिलों के लोग खासे परेशान हैं। पर्यटन कारोबार के साथ ही जो स्थानीय कारोबार है वो भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं उनका संकट भी यहाँ पर खड़ा होने लगा है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विजयवर्धन आपका। और पौड़ी में नेशनल हाईवे 58 पर एक कार हादसे की शिकार हो गई और देवप्रयाग के धौलाधार में बीती रात को कार के 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाने की खबर सामने आई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला। मृतक चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। देहरादून में पटाखों के गोदाम में भीषण आग लग गई। पटेल नगर के ट्रांसपोर्ट इलाके में ये गोदाम था और यहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद में आग लग गई। वहीं सूचने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर कंट्रोल किया। गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के बाद उत्तराखंड में भी मिल्क और घी की गुणवत्ता को लेकर कार्रवाई जारी है और सुरक्षा की टीम ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और डेयरी पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने घी और दूध के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके के मिलावट सामने आई थी उसी को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अब इसको लेकर सख्त हो गई और देहरादून में लगातार घी, पनीर और जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उन पे छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं अभी हम पहुंचे एक डेयरी में, वहां पे लगातार छापेमारी चल रही है और यहाँ पे जो घी है, यानी कि सबसे जो पहला जो इस टाइम देखने को मिल रहा है वो घी को लेकर सख्ताई देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफडीए की टीम यहाँ पे लगातार रेड कर रही है, पूछताछ कर रही है। कल से ये टीम लगातार देहरादून के अलग अलग जो डेयरी हैं या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहां जाकर वहां रेड कर रही है। डिप्टी कमिश्नर हमारे सामने है। सर, कितने अभी तक सैंपल लिए गए? देखिए, कल से ये अभियान शुरू हुआ है। कल हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाके कार्रवाई की है। कल हमने 8 नमूने जो देहरादून में घी और उसके सैंपल के बटर के लिए और आज और अगले कई दिनों तक ये अभियान जारी रहेगा। सर, क्या कुछ लगता है किस तरीके से अभी कुछ मिलावट की कुछ सूचना मिली है? कल हमको जो सैलाकुई से एक शिकायत मिली थी कि अमूल घी था जिसमें कि कुछ शिकायत आई थी, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में हरबरपुर तक हम लोगों ने चेकिंग किया और जिसमें हमने घी और मक्खन के 6 सैंपल हमने जांच के लिए लिए हैं। यानी कि अब लगातार कुछ शिकायतें भी आने लगी हैं और जो घी को लेकर क्योंकि सबसे ज्यादा जो बातचीत चल रही है कि घी को लेकर सबसे ज्यादा मिलावट है, उसको लेकर अब एफडीए की टीम लगातार रेड कर रही है और ये रेड लगभग कुछ और दिनों तक देखने को मिल सकती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून।
राजधानी के पचपदून में भी खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रक विभाग ने डेयरी और सुपर स्टोर में छापेमारी की है, जिसमें घी, तेल और मक्खन के करीब 1 दर्जन सैंपल लिए गए, जिसमें नामी ब्रांड के सैंपल भी शामिल है। सभी सैंपलों की जांच के लिए रुद्रपुर की लैब में भेजा गया है। चक्राता में वन प्रभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध लीसा के साथ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभाग ने 2 गाड़ियों में छुपाकर रखी गई 180 टीन अवैध लीसा बरामद की है। आपको बता दें कि लीसा जंगल में चीड़ के पेड़ों से निकाले जाने वाला ज्वलनशील पदार्थ है। इसका इस्तेमाल ज्वलनशील पदार्थ और केमिकल बनाने में किया जाता है। मामले में डीएफओ का कहना है कि दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 गाड़ी लीसा के जो है इंटरसेप्ट की गई और उनमें कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनके पास, लीसा के रवन्ना या फिर कोई भी ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिसके क्रम में उनको वन विभाग ने अपनी अभिरक्षा में लिया गया है। और जो कुछ लोग हैं उसमें जो वाहन के साथ पाए गए हैं उनकी जांच पड़ताल चल रही है, उनसे बयान लिए जा रहे हैं और जो भी भारतीय वन अधिनियम के तहत जो है इसके विरुद्ध जो कार्रवाई किया जा रहा है नियमानुसार। और इसके टिहरी पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चंबा बाजार में आरोपी एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद में बच्चे के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को भी बरामद किया गया। बागेश्वर के दूरस्थ गांव में लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है और कपकोट ब्लॉक के नरगड़ा में ग्रामीणों का वीडियो सामने आया है, जहां पर सड़क नहीं होने से ग्रामीण को एक हार्ट के मरीज को 8 किलोमीटर पैदल सड़क तक ले जाना पड़ा। मंगलवार को नरगड़ा गांव के 80 साल निवासी आन सिंह के लिए डोली ही सहारा बनी। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शनों के बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहां पर गणपति धाम और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शन में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों रुपए में आए हैं और पड़े हुए ये बिल 5-10 हज़ार से लेकर 45 हज़ार तक आए हैं। इतना भारी बिल देखकर लोग हैरान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी की। कंज्यूमर पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग की गई। बिल पानी का 40,000 रुपये आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर लिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया है और मैं टेंशन में आ गई हूँ कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। जो हमने प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था, लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है। देहरादून से खबर है, जहां पर नामी स्कूल सेंट जोसेफ के कैंपस की जमीन लीज खत्म होने के बाद में प्रशासन वापस लेगा और लीज खत्म होने के बाद में प्रशासन स्कूल पहुंचा और जमीन की नाप कराई। इस जमीन पर सचिवालय की पार्किंग बनेगी और 1934 में सेंट जोसेफ स्कूल को 90 साल की लीज पर जमीन दी गई थी, जो कि अब खत्म होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम तीसरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए आ जाएंगे और मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और दिल्ली से आज वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। उत्तराखंड में बिजली बिलों में 50% की सब्सिडी का आदेश लागू हो गया है। अब उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 1 सितंबर से प्रदेश भर में सब्सिडी लागू हो जाएगी और इस योजना में ऊर्जा विभाग के किसी भी निगमों के कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। इसकी घोषणा 16 सितंबर को सीएम धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर की थी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लाभार्थियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने को हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत में निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने संबंधी इस योजना को 2022-23 में लागू किया गया था, जो इस साल मार्च में समाप्त हो गई थी। अब आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफिस नहीं भटकना पड़ेगा। अब 60 साल की उम्र होते ही खुद ही वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी तक लाभार्थी को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता रहा है, जिसमें आय प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर ग्राम सभा की खुली बैठक से प्रस्ताव पास करवाना शामिल है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होता है, जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारियों से वेरीफाई कराना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब अधिकारी खुद इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दरअसल शासन ने प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग, नगर आयुक्त, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत को पत्र भेजकर ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों की 15 अक्टूबर तक सूची मांगी है, जो 59 साल 6 महीने की आयु पूर्ण कर चुके हों, जिससे 60 साल का होने से पहले ही पात्रता की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए। तो अब सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम सभी लोगों को जो 60 वर्ष का हो जाए उसको हम तुरंत पेंशन दें। यानी कि 60 साल होने की स्थिति में है, उससे पहले उसकी पूरी जानकारी, उसके डाटा, उसके डिटेल्स ले ली जाए। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो हमारा वर्षगांठ का है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सारी जानकारी ले रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, तो उसमें कुछ इस प्रकार की भी घोषणा हो। हालांकि इस पर अभी होमवर्क चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे पेंशन के लिए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ये अगर इस तरह की कोई बात आई है और इस तरह का कोई शासनादेश हुआ है और मुख्यमंत्री जी के अगर मंशा इस तरह से है तो ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है, और ये इससे जो है एक गरीब तबके को बहुत सारा लाभ होने वाला है। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा इस विषय पे, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना चल रहा है और एक पोर्टल के माध्यम से अगर लोगों को ठीक समय पे सही सब सुविधाएं मिल जाती है एक स्थान पे, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। प्रदेश में वर्तमान में 5.5 लाख से ज्यादा लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। सरकार का मकसद है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लोगों को भटकना न पड़े। सीएम धामी के निर्देश पर एडवांस में ये डेटा मांगा गया है। ठीक 60 साल पूरे होते ही ऑटोमेटिक मोड में अब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर है, जहां पर टेक होम राशन का काम एजेंसी को देने के विरोध में समूह से जुड़ी महिलाएं आज सचिवालय का घेराव करेंगी। और सचिवालय घेराव में महिला कांग्रेस भी शामिल होंगी। दोपहर 12 बजे सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता की महिलाएं करती थी, लेकिन अब एनसीसीएफ एजेंसी टेक होम राशन का काम करेगी। चमोली से खबर है, जहां पर ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं होने से लोग नाराज हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को लोग प्रदर्शन करेंगे और बाजार बंद रखने के साथ ही सड़क पर चक्का जाम भी करेंगे। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद भी लगातार कई इलाकों में भूधसाव हो रहा है। आपको बता दें कि 2023 में भूधसाव से 9 वार्ड के 800 से ज्यादा घर प्रभावित हुए थे और सरकार ने की थी ट्रीटमेंट की बात, लेकिन 21 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाया है, जिससे कि यहाँ के लोग नाराज हैं। ऋषिकेश के सौंदर्यीकरण को लेकर कैबिनेट मंत्री की पहल पर जल्द ही ऋषिकेश की सबसे बड़ी जो समस्या है पार्किंग का समाधान होगा। और नगर निगम परिसर में 1000 गाड़ियों की पार्किंग के मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए टेंडर भी जारी हो गए। ऋषिकेश में जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी होगा, जिससे आने वाले पर्यटक सीजन में पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।
गाड़ियों की पार्किंग नगर निगम की साथ जो भूमि है उस पर हम लोग बना रहे हैं और वो हमारा उसका टेंडर भी हमने इनवाइट कर दिया है। जैसे ही टेंडर खुलेगा उसके बाद हम लोग यहाँ एक बड़ी पार्किंग बनाएंगे और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। क्या संभावना चाहता है? मैंने बताया ना, टेंडर हमारा उसमें इनवाइट हो गया है, 27 से 28 खुलेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। उत्तरकाशी में बरसात थमते ही चारधाम यात्रा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सीजन के दूसरे चरण में 24 दिन में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में 1,60,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं इस साल यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि गंगोत्री धाम में भी 6,93,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मानसून सीजन में श्रद्धालु की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन अब बरसात थमते ही ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। मौसम अनुकूल है। यात्रा की अपनी दिक्कतें होती हैं, तो और सभी से ये अनुरोध है कि पूरी जैसी हमारी व्यवस्था है सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा पहले चली थी और अभी भी वही चलनी है, तो सबका सहयोग अपेक्षित है। और हम भी चाह रहे हैं कि आगामी हमारी जो यात्रा जो कपाट बंद होने उससे पहले तक और बढ़िया यात्रा चले। और काफ़ी संख्या में लोग यमुनोत्री और गंगोत्री आने लग गए हैं और मुझे लगता है ये ट्रेंड और बढ़ेगा और सितंबर लास्ट तक हो सकता है हम लोग 10,000 प्लस दोनों धाम 10,000 एक धाम में 10,000 एक धाम में यात्री के आने की पहुंचने की एक आशा कर रहे हैं। बारिश खत्म होने की बेला के साथ ही एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ लिया है। मंगलवार को केदारनाथ धाम में 11,500 यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर हजारों यात्रियों ने शाम की आरती के दर्शन भी किए। गौरतलब है कि इस साल यात्रा शुरू होने से अभी तक 11,83,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करने वालों का विशेष महत्व बताया गया है और ब्रह्म कपाल में पिंडदान स्थल में तर्पण देने और पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां देसी ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण करने पहुंचे हैं। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद कहीं दूसरी जगह पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 7 पक्षों का अपनी एक अलग ही महत्व है। पितृपक्ष में जो है ब्रह्मा के सिर में जो है पिंडदान देने से 7 पीढ़ी का उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन श्राद्ध पक्षों में जो भी यात्री अपने पितरों को पिंडदान देता है उसके एक अलग महत्व है। इस भूमंडल में भगवान बद्री विशाल के पावन धाम और ब्रह्म कपाल के समान कोई मोक्ष का स्थान नहीं है। यहाँ पर मनुष्य अपने पितरों को भगवान के बाल भोग से पिंड देकर उसकी जो 7 पीढ़ियों के पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस श्राद्ध पक्ष का एक अपना महत्व है। लोग अपनी तिथियों पर इस स्थान पर पिंडदान तर्पण देते हैं। अगर किसी को अपने पूर्वजों की वंशावली नहीं पता या अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि भूल जाता है तो पुरोहितों के पास 200 वर्ष की वंशावली भी मौजूद है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के पुरोहित मौजूद हैं, जो उन्हें पिंडदान और तर्पण कराते हैं। ये मतलब 3-4 पीढ़ियों पे हम लोग खड़े हुए हैं। हर क्षेत्र के यहाँ पे जो भी पुरोहित हैं वो सारे देवप्रयाग समाज के हैं। देवप्रयाग समाज के हैं और हर किसी के पास वंशावली 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी पुरखों के नाम मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है और यहाँ पहुंचकर लोग अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करके उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर है, यहां पर गंगा में नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में एक लड़का बह गया। वहीं लड़के की तलाश में एसडीआरएफ और जल पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और युवक अपने परिवार के साथ में यूपी के लखीमपुर खीरी से आया था।